नमस्कार मित्रों, मैं पवन कुमार राय। मैं अपने शिक्षा के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीटेक के रूप में प्राप्त की है। मैं स्नातक इंजीनियरिंग से किया हूँ और मुझे लगभग 10 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्राप्त है और मैं आजमगढ़ जनपद का मूल निवासी हूँ और आजमगढ़ जनपद में ही शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। आजमगढ़ जनपद का बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है। आजमगढ़ जनपद में महर्षि दुर्वासा और दत्तात्रेय मुनि ने अपनी तपस्या की है तमसा के पावन तट पर। यहाँ पे बड़ा ही मनोरम उनका उद्गम स्थली है। और मैं अगले क्रम में यह बताना चाहता हूँ कि हमारे जिले में मौलाना अनामा शिबली नोमानी ने एक सुंदर और बहुत ही अच्छा कॉलेज का निर्माण किया है, जिसका नाम शिबली कॉलेज आज के समय में पड़ा है। और बहुत ही दूर दूर के छात्र और छात्राएं शिक्षा दीक्षा के लिए यहाँ आते हैं और अपने उज्जवल भविष्य के साथ यहाँ से जाते हैं। मैं अगले क्रम में आजमगढ़ जनपद के बारे में कुछ और रोचक तथ्य बताना चाहता हूँ। हमारे आजमगढ़ जनपद में कुल 22 ब्लॉक हैं, 8 तहसीलें हैं और 11 नगर पंचायत हैं और 2 नगर पालिकाएं हैं। 2 लोकसभा सीटें हैं, 10 विधानसभा सीटें हैं। हमारा जिला जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूरे प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा जिला है। पहले नंबर पर इलाहाबाद है। आजमगढ़ जनपद मंडल भी है। इस मंडल के तहत जनपद मऊ, जनपद बलिया और आजमगढ़ जिले संयुक्त रूप से आते हैं। और मैं अपने विद्यालय के बारे में यह बताना चाहता हूँ। मेरा विद्यालय प्राथमिक विद्यालय सराय मोहन ब्लॉक ठेकमा में स्थित है और उस विद्यालय में 268 छात्र और छात्राएं पढ़ते हैं। वर्तमान समय में यह विद्यालय कंपोजिट हो गया है। जूनियर के 80 विद्यार्थी मिला के करीब 248 विद्यार्थी यहाँ पे अपना अध्ययन करते हैं। और मैं अगले क्रम में यह बताना चाहता हूँ कि मैं इस प्राथमिक विद्यालय सराय मोहन में 2015 से नियुक्त हूँ। विद्यालय में मैं वहाँ जब से गया शुरू से अभी तक मैं बहुत प्रयास करता हूँ कि हमारे विद्यार्थी, हमारे छात्र अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई पूरा करें और अपना नाम रोशन करें। मैं हमेशा यह बताता हूँ कि आप लोग जो है क्रियाशील रहिए, अपने मेहनत को ऐसा करिए कि पूर्ण करिए कि मतलब एक हमारा भी नाम ऊंचा हो। मैं एज ए शिक्षक कहीं भी जाऊं तो आप लोगों को यह बताऊं कि हमारा विद्यार्थी है। मैं पहले दिन से यह बातें करता हूं। इसके साथ साथ संसाधन की कोई कमी नहीं है। सरकार हमेशा संसाधन देती है। विद्यालय के रख रखाव में कोई कमी नहीं है। कि मतलब वहाँ का परिवेश, जो हमारे विद्यालय के अगल बगल का परिवेश है, वो बहुत अच्छा नहीं है। वहाँ पे मैं देखता हूँ आए दिन जुआ, शराब और इस तरह के लोग, वहाँ के मतलब विद्यार्थियों के गार्जियन लोगों को मैं देखता हूँ कि यह लोग इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जबकि मैं उनको समझाता हूँ, बार बार उनको बुला के समझाता हूँ कि ये सब क्रियाकलाप आप करेंगे तो आपके बच्चे भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। आप लोग कम से कम अपने बच्चों के खातिर ये सब छोड़ दीजिए। लेकिन उसमें से 2-4 लोग तो बात समझते हैं, लेकिन फिर उनके अंदर पता नहीं कौन सी गलत भावना आती है और ये सब काम करना शुरू कर देते हैं। तो मैं तो हमेशा यही प्रयास करता हूँ कि उनको बुला के अभिभावकों को ये समझाता हूँ कि आपके बच्चे हैं, उनको मतलब कम से कम बच्चों के लिए अपना ये सब चीज़ या तो दूर करिए या तो यहाँ से दूर हटिए। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उसमें भी हम अपना बहुत ही बेहतर प्रयास करते हैं कि सब कुछ सही हो जाए। जुआ खेलना लगभग बंद हो गया हमारे विद्यालय में और सारी चीज़ें। और नवाचार के माध्यम से मेरे यहाँ शिक्षक थोड़ा कम है, जिसकी वजह से मैं पुरुष शिक्षक के नाते और महिला शिक्षक ज़्यादा हैं तो वो लोग भी थोड़ा भयभीत रहती हैं वहाँ के परिवेश से। तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कई बार हम पुलिस भी बुलाए, सारी चीज़ें। लेकिन ये सब चीज़ें एक हम अपना मान के चलते हैं कि हमारा परिवेश थोड़ा सा भाई ऐसा मिल जाता तो हमको भी किस तरह काम करना है। क्योंकि
महापुरुषों से हमने सीखा है कि वो लोग किसी ऐसे ऐसे परिवेश में जाते हैं जहाँ पे वो अपने ज्ञान को वहाँ पे भी प्रदर्शित करते हैं। ऐसा नहीं है, उनसे प्रेरणा मिलती है, जिससे हम भी चाहते हैं कि हम अपने विद्यालय को मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करें। और मेरा प्रयास है कि एक दिन हमारा विद्यालय मॉडल विद्यालय के रूप में बने और सबका सहयोग मिले। और इसी तरह अपने बच्चों से भी मैं यही सोचता हूँ कि ये बच्चे एक न एक दिन इस तरह इस मुकाम पे विद्यालय को ले जाएं और अपने को ले जाएं कि लगे कि भाई ये विद्यालय कहीं मतलब इस तरीके के परिवेश में नहीं है। बताना चाहता हूँ शून्य निवेश नवाचार मतलब क्या होता है। शून्य निवेश नवाचार यह होता है कि हम बिना कुछ लगाए, बिना कुछ निवेश किए हम विद्यालय में कितना सृजनात्मक कार्य कर सकते हैं। एक विद्यार्थी अपने शिक्षक से कुछ प्राप्त करता है और शिक्षक का भी कर्तव्य बनता है कि अपने विद्यार्थी को कुछ दे। तो मैं शून्य शिक्षक नवाचार के माध्यम से अपने बच्चों को टीएलएम के माध्यम से और प्रोजेक्ट के माध्यम से और उनको बागवानी कराना सिखाना, खेल कूद और जो भी सारी चीज़ें गतिविधियां होती हैं मैं विद्यालय में करवाते रहता हूं। और मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे जो है शून्य नवाचार मतलब जिसमें हमारा कुछ ना निवेश हो और उसमें अधिकतम जो है आउटपुट उनको मिले। मैं यही चाहता हूं उन लोगों से कि आप लोग मैं और अपने शिक्षक साथियों से भी ये बताता हूं कि टीएलएम का कुछ ऐसा मानक हो कि बच्चे जो है टीएलएम के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा सीखते हैं। कुछ तो मैं सारी गतिविधियां कराता हूं, यहाँ तक कि बगल में खेत है, जैसे मैं कभी पेड़ों के बारे में बताता हूं तो सरसों के फूल के बारे में बताता हूं, वो कैसे मतलब किस किन प्रक्रियाओं से होके एक वृक्ष बनता है। और आसपास के जंतुओं जो बच्चे उन जंतुओं से परिचित रहते हैं उनसे मैं जंतु जगत की सारी व्याख्या को करता हूं पूर्ण। और मैं यह देखता हूं कि बच्चे बड़े ही रुचिकर तरीके से हमारी बात सुनते हैं। और उनको अभी तो कोविड चल रहा है, इस साल मेले भी नहीं लगे, मैं मेले में भी बच्चों को ले जाता हूं, वहां प्रोत्साहित करता हूं कि मेले में क्या क्या वो देखते हैं, क्या क्या सीखते हैं। बगल में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में मैं लेके जाता हूँ, हॉस्पिटल दिखाता हूँ कि हॉस्पिटल कैसा होता है। बस स्टाफ है वहाँ पे भी मैं दिखाता हूँ। बच्चे जो ट्रेन में नहीं आते, में नहीं बैठते हैं, तो उनको मैं शेयर करता हूँ कि जो बच्चे ट्रेन में बैठे रहते हैं उनसे संवाद करें कि ट्रेन का अनुभव क्या होता है। कुछ बच्चे, अभी तो कोई बच्चा प्लेन में नहीं चढ़ा है, गरीब बच्चे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि भाई एक दिन उनको भी अवसर मिले कि वो प्लेन में भी बैठे और प्लेन का भी अनुभव साझा करें। तो मैं उनको मतलब इतना यह चाहता हूँ कि बच्चे जो है अपने विकास, सर्वांगीण विकास को कैसे पूर्ण करें, बच्चे को झेपना न पड़े। बच्चे किसी को देखते भाई कि हम एक बच्चा दूसरे बच्चे को देखता है तो यह सोचता है कि ये बच्चा हमसे कितना ज्यादा सीखे और मैं उससे कितना सीखूं। और बच्चों को आपस में नैतिक शिक्षा पे मैं जोर देता हूं, क्योंकि नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी होती है। बच्चा अगर नैतिक शिक्षा से परिपूर्ण नहीं है तो वो बहुत ही अच्छा अगर स्टूडेंट रहेगा, तो उसकी नैतिकता अगर नहीं रहेगी, उसको अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करना आएगा, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करना सीखेगा, अगर ईमानदारी से रहना नहीं सीखेगा और मेहनत करना नहीं सीखेगा, पौष्टिक आहार लेना नहीं सीखेगा, सुबह प्रार्थना नहा धो के करना नहीं सीखेगा, साफ सफाई पे ध्यान नहीं देगा, तो उसकी शिक्षा दीक्षा समझ लीजिए अपूर्ण है। तो मैं अगले क्रम में यह बताना चाहता हूँ कि मेरा भी विद्यालय रोल मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित हो। और रोल मॉडल विद्यालय का मानक जो होता है, एक शिक्षक होने के नाते मुझे मालूम है, मैं बराबर प्रयास करता हूँ कि मेरा विद्यालय एक न एक दिन रोल मॉडल के रूप में विकसित होगा। और यही हमारी इच्छा है कि मैं अपनी मेहनत से इस विद्यालय को रोल मॉडल के रूप में विकसित करूं। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी विद्यालय को रोल मॉडल बनाने के लिए 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीजें, जो विद्यालय पूर्व हमको ज्ञान मिलता है, जैसे 3 से 6 वर्ष का जो ज्ञान होता है एक बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों से मिलता है। तो नई शिक्षा नीति में तो यह बहुत अच्छा हुआ कि आंगनवाड़ी केंद्रों को भी प्राइमरी व्यवस्था में मर्ज किया गया और उनका सुपरविजन भी प्राथमिक का शिक्षक कर सकता है। और
आंगनवाड़ी बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बच्चों को विद्यालय के पूर्व जो ज्ञान दिया जाता है, जो उनकी बुनियादी शिक्षण का मानक होता है, उसको वो पूर्ण करें। और जिससे विद्यार्थी अगर कक्षा 1 में पहुंचता है तो अपने बुनियादी शिक्षण को पूरा किया रहे और उसकी मौखिक शिक्षा में इतना विकास हो जाए कि वह कक्षा 1 से ही अक्षर पहचानने की क्षमता विकसित कर ले, लिखने का कौशल उसको विकसित हो जाए और उसके बाद पढ़ने का कौशल विकसित हो जाए। हम लोगों के साथ समस्या ये होती है कि मैं कक्षा 3 तक बच्चों को यह समझाते रह जाता हूँ कि उनको रिमीडियल टीचिंग के माध्यम से यह बताने में मुझे बड़ा अफसोस भी हो रहा है कि मैं मतलब कुछ कमियां बता रहा हूँ, लेकिन यह कमियां नहीं है, ये अच्छाइयां है कि हम किसी चीज को बता रहे हैं। तो उसमें होता क्या है कि बच्चों को कक्षा 3 या 4 में चला जाता है, उनको क ख ग बताना पड़ता है, उनको रिमीडियल टीचिंग देनी पड़ती है, लगभग सभी बच्चों को, 2-4 बच्चों को छोड़ के। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे परिवेश में ऐसी तरह हम ईमानदारी से पालन करें और ईमानदारी से अपनी मेहनत करें कि बच्चा जो है, अगर हमारा भी बच्चा है तो वह बच्चा हमारा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, तो एक गरीब का बच्चा भी बन जाए। मेरी यही सबसे प्रार्थना है, सभी शिक्षक बंधुओं से, आंगनवाड़ी बहनों से यह प्रार्थना है कि बच्चों के साथ कोई मतलब ऐसा व्यवहार करें कि जिससे जो है बच्चे नवाचार सीखें, बच्चे मतलब बुनियादी शिक्षण में पारंगत हो जाए, उनको सारी चीजें आए, गतिविधियां करना सीखें, उत्साह के साथ विद्यालय आए, विद्यालय आने में उनको कोई छेप न महसूस हो, विद्यालय वो खुशी खुशी आए। एक शिक्षक होने के नाते एक मुझे यह बताने में बड़ा ही अच्छा महसूस होता है कि हमारी कक्षा के बच्चे जो है बड़े उत्साहपूर्ण आते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं और बार बार प्रश्न पूछने की कोशिश करते हैं कि सर ये बताइए, ये बताइए, यह प्रश्न नहीं आ रहा है। उनको यह लगता है कि सर बताएंगे और मैं उसी तरह रोचक तरीके से बताता हूँ। और बच्चे मतलब विद्यालय आने के लिए अभिभावक भी, एक विद्यालय परिवेश ऐसा होता है कि जिसमें अभिभावक, बच्चे, विद्यार्थी, विद्यालय सभी लोगों का माहौल बहुत खुशनुमा रहे और अभिभावक भी विद्यालय में आए तो देखें कि ये हमारा बच्चा है, या क्या कोई भी बाहरी व्यक्ति विद्यालय में आए तो इस विद्यालय को देखे और बच्चों को देखे तो लगे कि यह शिक्षा दीक्षा का कार्य बड़े उचित तरीके से हो रहा है। अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ, मेरी बातें बहुत लंबी न होकर संक्षिप्त में मैं यह कहा हूँ कि आप लोग सहयोग करिए इसी तरह। और मैं आप लोगों से बस विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।